विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे फेज स्पेस के बारे में। प्रश्न आता है कि तंत्र के स्थूल गुणों का अध्ययन तंत्र के सूक्ष्म गुणों के आधार पर कीजिए एवं कला आकाश की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। हम जानते हैं कि सांख्यिकी यांत्रिकी में कण असंख्य होते हैं। प्रत्येक कण के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कणों की व्याख्या उनके स्थूल गुणों के आधार पर की जाती है कि जिनको कि बाह्य रूप से नापा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, प्रेक्षणीय गुण। तो द्रव्य के आणविक स्वरूप को आधार मानकर हम उसकी व्याख्या करते हैं और जो सूक्ष्म गुण होते हैं जैसे परस्पर संघट्ट या इंटरेक्शंस, आंतरिक क्रियाएं, उनकी अन्योन्य क्रियाएं, उनको नजरअंदाज किया जाता है। इस तरह से सांख्यिकी यांत्रिकी की मदद से हम द्रव्य के बारे में, गैस के बारे में बहुत सी बातें पता कर सकते हैं। सांख्यिकी यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया है। एक है चिरसम्मत क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहें, और दूसरी है क्वांटम स्टैटिस्टिकल। क्वांटम या जो चिरसम्मत यांत्रिकी है, चिरसम्मत सांख्यिकी है, उसमें आती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, और जो क्वांटम सांख्यिकी है उसके अंतर्गत आती है बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक सांख्यिकी। यदि हम बात करें कि इन्हें कब लागू किया जाता है, कैसे, किन परिस्थितियों में लागू किया जाता है, तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो है, ये पद कहलाता है कैनोनिकल वितरण। ये एक नेचुरल लॉ है प्रायिकता का, जिसमें प्रायिकता निर्भर करती है जो ऊर्जा है, निकाय की ऊर्जा, और निकाय के ताप पर निर्भर करती है। तो यदि ताप इस प्रकार है कि वो ऊर्जा स्तरों में जो भेद है, जो अंतर है, उससे बहुत ज्यादा है, केटी का मान के हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर डिग्री केल्विन। तो के और टी को गुणा करने पर हमें जो राशि प्राप्त होगी वो ऊर्जा की विमा होगी। तो के और टी को गुणा करने पर यदि इसका मान ऊर्जा स्तरों, जो सूक्ष्म स्तर हैं, उनकी तुलना में बहुत अधिक आता है, तो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो प्रायिकता है, प्रायिकता और ऊर्जा में ग्राफ बनाए तो जो सूक्ष्म अवस्थाओं की जो प्रायिकता है, जो एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं, यानी कि जो अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है, उसकी प्रायिकता, उसमें यदि ई में परिवर्तन अल्प करें, क्योंकि टी का मान बहुत अधिक है, वृहत है, तो इसलिए ये जो एक्सपोनेंट है ये बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी और जो अगला मान है उसका सूक्ष्म अंतर लेने पर
उसमें को बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यानी कि जो ऊर्जा स्तर हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो इस प्रकार हैं कि उनकी प्रायिकता, जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है, वो इस प्रकार से पास 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 है। और जो प्रायिकता का ग्राफ है वो इस प्रकार से है कि ई के मान में सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी जो प्रायिकता है उसके मान में अधिक परिवर्तन नहीं होता। तो इस स्थिति में हम लेते हैं चिरसम्मत सांख्यिकी का मॉडल लेते हैं। दूसरी ओर यदि वस्तु का ताप इस प्रकार से है कि जो अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की ऊर्जा है उसकी तुलना में बहुत सूक्ष्म है केटी, तो देखिए ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा, स्टीप हो जाएगा। स्टीप हो जाने पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये कैनोनिकल वितरण है इसमें ई का मान ज़्यादा है, केटी बहुत सूक्ष्म है, तो ये एक्सपोनेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो ई रेज टू माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाई के टी का मान इस प्रकार से होगा कि ई में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर भी जो पी है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, इसके मान में बहुत वृहद अंतर होगा। ऐसी स्थिति में हम लेते हैं मॉडल बोस-आइंस्टीन फर्मी-डिराक, यानी कि क्वांटम यांत्रिकी, सांख्यिकी यांत्रिकी का, या क्वांटम यांत्रिकी की मदद लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर अंतर हो गया, स्टेपिंग हो गई, इसलिए तंत्र या निकाय की ऊर्जा विविक्त मानी जाती है, डिस्क्रीट मानी जाती है, और उस केस में क्वांटम यांत्रिकी एप्लीकेबल होती है, लागू होती है। कला निर्देशाकाश। कला निर्देशाकाश क्या है? देखिए, एक किसी गैस के परमाणु पर हम विचार करते हैं। गैस का परमाणु जो है, अणु है या परमाणु है, वो सतत चलायमान है। तो उसका किसी भी क्षण उसके बारे में विचार कैसे कर सकते हैं? उसकी गतिकी से कर सकते हैं। उसकी जो गतिकी है, डायनेमिक्स है, वो कैसे परिभाषित की जाएगी? वो उसकी स्थिति से की जाएगी और उसके संवेग से की जाएगी, या उसकी गतिज ऊर्जा से की जाती है? ये हम अ, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर आसानी से कह सकते हैं। तो ये एक सरलतम निरूपण है इसका। लेकिन प्रत्येक अणु के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं कि निर्देशाकाश की मदद लेते हैं। निर्देशाकाश में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम कहते हैं उसको स्थिति का अक्ष, और जो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है, उसको हम वेग या संवेग का अक्ष कहते हैं। और जो जो कार्तीय सबसे आसान रूप में कल्पना करें 2 डायमेंशन में, तो उसको हम कहेंगे फेज स्पेस या कला निर्देशाकाश। ठीक है। अब ये जो निर्देशाकाश, ये क्योंकि अणु की या कण की जो स्थिति है वो XYZ 3 विमाओं में हो सकती है, उसी के अनुरूप
उसका वेग भी 3 विमा में हो सकता है, Vx, Vy, Vz। तो हम कल्पना करते हैं 6 डायमेंशनल फेज स्पेस की, यानी षटविमीय पराकाश या कला निर्देशाकार। जैसे एक चित्रण के लिए हम माने कि हमने एक यूनिट सेल ली है जो कि जिसमें 3 स्थिति के निर्देश हैं और 3 वेग के निर्देश बिंदु हैं। तो अब उस संपूर्ण कला आकाश को जैसे हम कल्पना करें कि हमने एक ही कण की मान लीजिए कि स्थिति केवल x है और वेग vx है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो कार्तीय निर्देशाकार निर्देश 2D जो प्लेन है, जो तल है, वो हो गया निर्देशाकार। अब उसमें किसी भी कण के निरूपण के लिए हम उसको क्या करते हैं कि छोटे छोटे फेज सेल्स में बांटते हैं और चौकोर खाने हो जाएंगे डेल्टा x, डेल्टा vx, और उसमें किसी कण की स्थिति को बता सकते हैं। देखिए एक इसमें देखिए देखिए इसको यूं समझ सकते हैं, x ये। अब ये जो 2 डायमेंशनल प्लेन है, तल है, ये हो गया 2D फेज स्पेस। इसमें इसको छोटे छोटे सेल्स में बांटा हमने, कोशों में बांटा, और ये किसी कोश में कोई अणु है, कण है, तो उसका हम निरूपण किस प्रकार से करेंगे, डेल्टा x और डेल्टा px। डेल्टा px। तो ये जो सेल है इसका जो वॉल्यूम है या एरिया है, 2D में है तो एरिया हो गया डेल्टा px इंटू डेल्टा x। तो अब यदि कोई कण यहाँ पर है, कण चलायमान है, हो सकता है कि अभी यहाँ है, अगले क्षण यहाँ चला जाए, तो दूसरी कोष्ठिका में या दूसरे कला आकाश में, कोष्ठिका में, सेल में चला जाता है। तो उसका निरूपण किया जाता है इस फेज स्पेस।
तो कला निर्देशक आकाश में इन जनरल षटविमीय कला आकाश की कल्पना की जाती है। उधर जो एक्स वाई तल में बताया वो 2D था, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि dx dy dz dpx dpy dpz लंबाई की इसकी भुजाएं हो गई। तो ये एक 6 डायमेंशनल षटविमीय कोष्टिका है। dx dy इत्यादि निकाय के विस्तार एवं अणुओं के वेगों की तुलना में नगण्य होते हैं। अब ये निरूपक बिंदु क्या होते हैं? निरूपक बिंदु ये बताते हैं कि उस सेल में अणु कहाँ पर है, यानी अणु का जो चिन्हीकरण है वो निरूपक बिंदु या रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट से किया जाता है। जिस प्रकार क्षेत्रफल बताया था पिछले एग्जाम्पल में, वैसे ही क्योंकि यहाँ पर आयतन की बात हो रही है 3 और मोर डायमेंशंस की, तो हम बताएंगे इसको कोष्टिका के आयतन को h से निरूपित करेंगे। तो जो वॉल्यूम है वो दिया जाएगा dx dy dz dpx dpy dpz। अब इस अवधारणा की खास बात ये है कि इस फेज स्पेस में, इस कला आकाश में जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स, वो फिक्स रहती है। अर्थात कि इस कला आकाश में जो कण हैं कि कितने कण होंगे वो प्रति एकांक क्षेत्रफल या प्रति एकांक आयतन, यहाँ पे आयतन की बात हो रही है, तो वो फिक्स होंगे। यानी कि ni तो हो गया कला बिंदुओं की संख्या, और h हो गया प्रति कोष्टिका की का आयतन षटविमीय। तो रो जो है डेंसिटी हो गई, ग्रीक लेटर हो गया रो, प्रति एकांक आयतन कला बिंदुओं की संख्या। ni हो गई IV कोष्टिका में ये जो कला बिंदु हैं। अब निकाय की अवस्था का वर्णन कला निर्देशाकाश में उस कोष्टिका पर निर्भर होता है जिसमें अवस्था से संबद्ध कला बिंदु स्थित होते हैं। जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है उसमें कोष्टिका का आयतन अपनी इच्छा के अनुसार लिया जा सकता है, परंतु क्वांटम यांत्रिकी में कोष्टिका का आयतन अनिश्चितता सिद्धांत से बद्ध होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वॉल्यूम है ये h क्रॉस यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई से छोटा नहीं होगा, बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। यदि स्वतंत्र कोटियों की संख्या f है तो उसी अनुपात में जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो भी एक जैसी कोशिकाएं कई हो सकती हैं। तो उस स्थिति में उस जो स्वतंत्र कोटि है उस पर इस प्रकार से निर्भर करेगा। जो फेज स्पेस वॉल्यूम है वो उसका सूत्र हो जाता है G H0 रेज टू F, जहाँ पे कि G जो है वो अपभ्रष्टता या डिजेनरेसी कहलाती है। यानी कि कोष्टिका में जो ऊर्जा स्तर हैं कितने होंगे, एक से अधिक होंगे, इसलिए कोष्टिका में ऊर्जा स्तरों की संख्या हो गई, और H0F जो है वो कला आकाश में न्यूनतम आयतन हो गए। उदाहरण लें कि यदि अपभ्रष्टता 3 है, यानी कि एक ही कोष्टिका में 3 कला बिंदु हैं, तो स्वतंत्र कोटियां 3 हो गई। जी अपभ्रष्टता है
यानी कि उनकी ऊर्जाएं समान हैं। तो षटविमीय निर्देशाकाश की निकाय के लिए कोष्टिका का आयतन का सूत्र ये हो जाता है। अब एक अगला प्रश्न करते हैं। एक विमीय आवर्ती दोलक की गति के आधार पर कला निर्देशाकाश की अवधारणा को समझाइए। हमने देखा कि जो सबसे सरलतम हम एक 2 डायमेंशनल फेज स्पेस कंसीडर करें तो उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स हो गई स्थिति, और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल एक्सिस हो गई संवेग मोमेंटम। अब ये चीज बदल सकती, स्थिति उसी के अनुपात में संवेग भी कम ज्यादा हो सकता है। तो यदि इसको हम देखें, किसी क्षण कण की कुल ऊर्जा हो जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल, और ये काइनेटिक हो गई, यानी यू प्लस के। एक्स जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन हो गया, एम दोलक का द्रव्यमान, वी एक्स दोलक की रेखीय वेग का एक्स घटक, और पी एक्स हो गया एम वी एक्स रेखीय संवेग का एक्स घटक। तो ये हम जानते हैं पूर्व के समझ के आधार पर कि जो दोलक की आवृत्ति होगी ओमेगा, वो होगी अंडर रूट के बाय एम, जहाँ के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, सरल आवर्ती दोलक का जो नेचुरल कांस्टेंट। तो इससे हम आसानी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम, और वेग वी एक्स, क्योंकि पी एक्स इक्वल्स टू एम वी एक्स, इसलिए वी एक्स हो गया पी एक्स बाय एम। ये दोनों मान इसमें रखने पर, कुल ऊर्जा के समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होता है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर बाय 2m कुल ऊर्जा। तो आप देख रहे हैं कि ये नियतांक हो गया, ये 1/2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर के पदों में ये द्रव्यमान हो गया। तो किसी भी क्षण ये जो दो चीजें हैं, दो राशियां हैं, ये परिवर्तनशील। अब यदि इसको रीअरेंज करें तो बाकी सारे गुणांकों को हर में ले जाएं तो हमें एक बहुत ही आकर्षक समीकरण प्राप्त होती है, जो कि है दीर्घवृत्त की या एलिप्स की समीकरण। एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जहां पर यदि तुलना करें स्टैंडर्ड इलिप्स की समीकरण से तो ए आता है अंडर रूट 2 me और बी आता है अंडर रूट ऑफ 2e बाय के। इसका चित्रण करें तो ये जो है a इक्वल टू अंडर रूट 2e बाय के, ये है सेमी मेजर एक्सिस, बी अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 2me होता है सेमी माइनर एक्सिस, यानी अर्ध दीर्घ और अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष। इलिप्स की नॉलेज से हम निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया पाई ए बी, पाई जो है ग्रीक हमारा जो सर्किल का कांस्टेंट है पाई, और इसको पाई 22/7 एज यू नो अंडर रूट 2e बाय के इंटू अंडर रूट ऑफ 2m। इनको गुणा करने पर हम देखते हैं 2 पाई ई अंडर रूट ऑफ m बाई के और अंडर रूट ऑफ m बाई के
को हम लिख सकते हैं 1/2 पाई, क्योंकि न्यू ओमेगा हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम। तो आप देखेंगे 2 पाई कैंसिल करने पर जो एरिया आ जाता है वो बहुत ही रोचक समीकरण आती है ई बाई न्यू, यानी कि जो कण की कुल ऊर्जा है, यानी कि कोऑर्डिनेट x और px का फलन हो गई ऊर्जा, जो कि परिवर्तनशील है प्रतिक्षण, और उसकी आवृत्ति न्यू। आवृत्ति डिपेंड कर रही है जो नेचुरल कांस्टेंट्स हैं k और m, उन पर डिपेंड कर रही है। तो जो एरिया है फेज स्पेस का वो डिपेंड करता है जो कण के पैरामीटर्स हैं, जो डायनेमिक है और जो स्टैटिक पैरामीटर्स हैं उनके रेशियो पर डिपेंड कर रही है। अब इस समीकरण का अवकलन करें तो हम देखते हैं एक अल्पांश में इसकी क्या वैल्यू है। तो क्योंकि जैसा मैंने बताया न्यू जो है इसके फिक्स पैरामीटर्स, यानी कि एक बार तंत्र का निर्धारण हो जाने पर, कण का निर्धारण हो जाने पर m हो गया और k हो गया, वो फिक्स हो गए, ये राशि फिक्स होगी। और e का डेरिवेटिव निकालें तो ये आता है dE। क्षेत्रफल A ऊर्जा से, अब ये जो एरिया A है ये 0 से और कितना भी मान है, 0 से E तक के मानों के लिए कला आकाश निरूपित करता है। और ये जो है वो ऊर्जा E से E प्लस ए के DE के मध्य छायांकित भाग द्वारा निरूपित दोलक का कला आकाश होता है। स्थिर सम्मत दोलक के लिए कला आकाश कोष्ठिका का आयतन H बराबर स्मॉल h, कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी हो गई इसमें, ये तो एरिया हो गया इधर, और इसको भाग दें हम 2D में जो है का क्षेत्रफल संभव जो है वो h हो गया जो हमने पूर्व में निकाला। तो इसको भाग दें, क्लासिकली हम देखते हैं DE बाय h न्यू। तो ये जो चीज है ये रिलेट कर रही है क्लासिकल और क्वांटम जो अप्रोच है उसको रिलेट कर रही है, यानी कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी आ जाएगी इस रीजन में, इस रीजन में हो जाएगी DE, यानी कि जो कण की जो गतिक प्राचल हैं इसके x और px के पदों में ये हो गया, और h न्यू कण की जो ऊर्जा है, जो बाद में क्वांटम में जो डिफाइन की है, क्वांटम सांख्यिकी यांत्रिकी में जो डिफाइन की है, जो फोटॉन की या जो न्यूनतम ऊर्जा है क्वांटा की h न्यू, उसकी टर्म्स में आ जाती है। तो अब ये जो प्रश्न है इनको आप अपनी लेखनी में करें, याद करें, समझें, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके रेफरेंस के लिए। ये इस YouTube के साथ ये शेयर भी की जा रही है स्लाइड्स। थैंक यू वेरी मच।